Shadows fall over my heart. कोई भी चीज जो चार्ज स्टोर करती है, कोई भी चीज जो चार्ज स्टोर करती है या फिर एनर्जी को स्टोर करके रखता है, वहां वर्ड आता है पोटेंशियल एनर्जी। लगभग 4 चीजों में वर्ड आता है पोटेंशियल। पहले उस वर्ड को समझ लो, पोटेंशियल। 4 वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके अंदर पोटेंशियल आता है वर्ड। एक होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ग्रेविटेशन पोटेंशियल मतलब व्हाट? ग्रेविटी के अगेंस्ट आप ऐसे ऊपर आ गए, मतलब माना अपने हाथ को ऊपर भी रख दिया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। इतना रखा तो कम है, ऐसा रखा है तो ज्यादा है। अब क्या है कि जितना आप हाइट पे जाते हो ग्रेविटी से दूर, उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है ना? ये बात मानते हो आप लोग? एग्जांपल के तौर पे अगर आपको फर्स्ट फ्लोर से गिराए, फिर आपको थर्ड फ्लोर से गिराए, किसमें ज्यादा चोट लगेगी? किसमें ज्यादा स्पीड बनेगी? थर्ड, क्योंकि बेसिकली उसमें एनर्जी ज्यादा है हाइट पे। तो पहला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक जैसे रबड़ हो गया, रबड़ जानते हो? रबड़ को ऐसे थोड़ा सा खींचेंगे कम एनर्जी, ज्यादा खींचेंगे ज्यादा एनर्जी, स्प्रिंग के साथ भी। तो दूसरा आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा ये हम पढ़ रहे हैं जो कि क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें हम चार्ज स्टोर करवाते हैं। इस चैप्टर का मेन मकसद है चार्ज स्टोर करना। चार्ज स्टोर करके क्या आज यूज करें, 1 साल बाद यूज करें, कोई फर्क तो नहीं है? कर सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ अच्छी बैटरीज ले सकते हैं, आज उनको चार्ज करते हैं, 1 साल बाद भी उनको यूज कर सकते हैं। तो जिसमें चार्ज स्टोर हो या एनर्जी स्टोर हो, वहां आता है पोटेंशियल वर्ड। और चौथी आती है न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी, जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कितनी एनर्जी होती है? 4 टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है। 3 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक कौन सी? ग्रेविटी वाली, mgh। एक होती है हाफ kx², जो स्प्रिंग के लिए होती है। और एक जो है आज हम बेसिकली पढ़ेंगे, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखना, एक बैटरी भी, जो एक सेल होता है, वो भी चार्ज स्टोर करता है, और कैपेसिटर भी चार्ज स्टोर करता है। दोनों चार्ज स्टोर करता है। पर आप मुझे एक बात बताओगे कि ज्यादा दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? दोनों चार्ज स्टोर करते हैं, कोई गैस करो। अच्छा, बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस होता है और कैपेसिटर में नहीं होता पोटेंशियल डिफरेंस। पक्का? यहां प्लस होता है, यहां माइनस होता है। पोटेंशियल तो है भैया, इधर प्लस का इधर माइनस का है। तो फिर क्या बेसिक डिफरेंस है? बताऊं क्या? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। जो आपको धीरे धीरे चार्ज दे, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, वो होता है सेल। हमेशा जो सेल है ना, एकदम से चार्ज नहीं देता। सेल का काम क्या बताओ? आपको चार्ज धीरे धीरे, जो जितना सेल 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे चल सकता है ना। बैटरी के अंदर कौन सा डला हुआ है? सेल डला हुआ है, बैटरी डली हुई है। इसका मतलब वो धीरे धीरे आपको एनर्जी देगी। क्या एक ही साथ ऐसा होता है कि एनर्जी दी और फिर बंद हो गया? कैपेसिटर जो है ना, याद रखना, एक वर्ड लिखा हुआ है, इंस्टेंटली गिव इलेक्ट्रिक चार्ज। बैटरी और कैपेसिटर में एक छोटा सा फर्क बस इतना है कि आपको जो कैपेसिटर है वो एकदम से 1 सेकंड में सारी एनर्जी देके डिस्चार्ज आता है, और कैपेसिटर एक साथ ही दे दी, और बैटरी धीरे धीरे। तो कैपेसिटर और बैटरी में सिर्फ इतना फर्क होता है। इसीलिए जहां एम्पलीफायर लगते हैं ना, एम्पलीफायर सुना होगा तुम लोगों ने, एम्पलीफायर वर्ड, जिसमें ना एकदम से वो ज्यादा एनर्जी चाहिए आपको। सही है? एम्पलीफायर कभी भी पता है किससे नहीं चलते? बैटरी से नहीं चला सकता कोई बंदा एम्पलीफायर में पहले डीसी करंट देना पड़ेगा, सॉरी एसी करंट, एसी देना पड़ेगा, डीसी से करेगा ये, वो बैटरी से काम नहीं करेगा एम्पलीफायर। और उसके अंदर है ना हजारों कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, ताकि वो एकदम से क्या दे? बूम। और एक भी कैपेसिटर खत्म हो जाता है ना, तो स्पीकर फिर सही काम नहीं करता। कभी देखा है किसी ने स्पीकर एम्पलीफायर देखा है? जितनी भी चीजों में एकदम फट से एनर्जी चाहिए होती है ना, उनमें क्या होता है? कैपेसिटर। और जिनमें धीरे धीरे चाहिए होती है वो सेल। ये बेसिक डिफरेंस है, कहीं लिख लो। ठीक है, कि बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है? बैटरी गिव्स, ठीक है, बैटरी गिव्स चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज इन स्टेडी मोड। स्टेडी मोड मतलब आराम से, स्टेडी, STAEADY, स्टेडी मोड। और कैपेसिटर गिव इंस्टेंट एनर्जी या इंस्टेंट चार्ज। कैपेसिटर चार्ज लीक करता है? कैपेसिटर क्यों नहीं कर सकता? आराम से चार्ज लीक कर सकता है। अगर आप ओवर चार्ज डाल दोगे तो चार्ज लीक करेगा। ये 100% चार्ज लीक कर सकता है।
तो कैपेसिटर का मैंने बारे में बताया, कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर चार्ज, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर चार्ज एंड इंस्टेंटली गिव इलेक्ट्रिक चार्ज, बहुत ही इंस्टेंट में आपको देता है चार्ज। कोई दिक्कत? तो कैपेसिटर एक बहुत ही जबरदस्त वर्ड है, बहुत ही जबरदस्त, एक डिवाइस है। क्या है? डिवाइस। और कैपेसिटर की जो वैल्यू निकालते हैं, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में फर्क क्या है? अवनी आप जानते हो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में क्या डिफरेंस है? कैपेसिटेंस होता है कि एबिलिटी को बताता है, कैपेसिटर की कि वो हाँ, एक्चुअली में पता है क्या है, कैपेसिटर तो एक डिवाइस हो गई, उसके अंदर की वैल्यू कितना वो चार्ज स्टोर कर सकता है वो कौन बताता है? कैपेसिटेंस। जैसे कि थर्मोमीटर इज अ डिवाइस, पर उसका जो टेम्परेचर निकालेंगे, थर्मोमीटर इज जस्ट अ डिवाइस, पर टेम्परेचर उसकी वैल्यू, वैसे ही कैपेसिटर इज अ डिवाइस और कैपेसिटेंस उसकी वैल्यू। आ रहे हैं? तो कंफ्यूज मत होना कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में, एक बहुत बेसिक वर्ड है। अगर तुम्हारे ऑफलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तो जो एग्जामिनर होता है ना वो एकदम डीप से क्वेश्चन उठाता है, जो एकदम बेसिक डिफरेंस वाली चीज होती है, जैसे कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, जैसे कि बैटरी और सेल। बैटरी सेल में भी क्या फर्क है? बैटरी बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन होता है और एक सेल होता है। और सेल और कैपेसिटर में क्या फर्क है? सेल स्टेडी मोड में आपको क्या देगा? धीरे धीरे स्लोली आपको चार्ज देगा, और एकदम से जो बूम देगा वो कौन होगा? कैपेसिटर। आपको पता है हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जिसमें एकदम से बूम चाहिए होता है, उन सब के अंदर लगता है कैपेसिटर 100%। खुद जो आपका चार्जर बनता है ना, ठीक है, वो खुद जो हमें चार्जर बनता है, फास्ट चार्जर देखे तुम लोगों ने? क्या है फास्ट चार्जर? एकदम से बूम देने वाला फास्ट चार्जर क्या है? उस फास्ट चार्जर को जब खोला जाता है तो उसके अंदर क्या निकलता है? कैपेसिटर। बल्कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार क्या निकल जाते हैं? कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर नहीं तो खुद बैटरी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि बैटरी भी चार्ज कैपेसिटर के ही कारण होती है। बैटरी को चार्ज करने के लिए जो हम पूरा चार्जर बनाते हैं वो खुद किससे बनता है? कैपेसिटर से। तो आज जो हमें देखना है, कैपेसिटर के टॉपिक्स देख लेते हैं। हम अगर एक टॉपिक वाइज चले ना तो अपने दिमाग में क्लियर होगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए। तो कैपेसिटर के क्या क्या टॉपिक है? सबसे पहला, ठीक है, कैपेसिटर कैपेसिटेंस फॉर्मूला, कैपेसिटेंस फॉर्मूला। दूसरा, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। तीसरा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक क्या है? कैपेसिटेंस फॉर्मूला, एक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक स्फेरिकल कैपेसिटर, और एक आपका आता है कॉम्बिनेशंस ऑफ सर्किट्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ सर्किट। इस टॉपिक के अंदर, इस वाले टॉपिक के अंदर और क्या होंगे? अलग अलग 4 टॉपिक। इस वाले टॉपिक के अंदर और अलग अलग क्या होंगे? 4 टॉपिक। वो भी मैं लिख नहीं रहा, पर याद रखना कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैपेसिटेंस फॉर्मूला एक स्टार्टिंग देता है कैपेसिटर की, फिर स्फेरिकल आता है जो थोड़ा इजी सा है, ठीक है। फिर ये जब आता है ना, जब यहां तक हम आते हैं तो उसके अंदर हमें 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा लिख देता हूं किस किस से रिलेटेड। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ठीक है, इसका प्रिंसिपल, फिर इसके साथ एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे। फिर इसके अंदर हम डालते हैं कंडक्टिंग स्लैब, प्रिंसिपल, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है। और इसके अंदर आपका इसके अलग अलग फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग तरीके से जो पूछा जाता है एग्जाम में, डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है।
एक और मैं साइड में लिख ही देता हूं जो आजकल बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहा है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। आजकल इस पे बड़ा जोर डाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। तो आप याद रखना कि जब भी हम लोग कैपेसिटर का टॉपिक उठाएंगे, हम लोग ये तरीके से चलेंगे। कैपेसिटर फॉर्मूला, स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। तो जिया, यस सर। कैपेसिटर की बिल्कुल स्टार्टिंग कहां से हुई थी? बिल्कुल स्टार्टिंग कौन था वो इंसान जिसने एकदम स्टार्टिंग में उसको कैपेसिटर के बारे में पता लगा? वहीं से हम पढ़ेंगे क्या? कैपेसिटेंस फॉर्मूला, एकदम जहां से स्टार्टिंग। बोलो। माइकल फैराडे। माइकल फैराडे अलग है, वो ईएमआई वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक है फैरेड, ठीक है? एक इंसान है माइकल फैराडे, और फैरेड अलग है दोनों, ठीक है? तो इसको बताने वाले फैरेड है, फैरेड, FARAD। सही है। अब क्या होता है, उनका फैराडे से नाम मिलता है तो वो थोड़ा कंफ्यूजन होती है, पर माइकल फैराडे जो उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है? मिटाओ इसे मैं। अब धीरे 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 हम एक चीज को समझते जाएंगे और फॉर्मूला लिखते जाएंगे। मेन जो ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूलेस जो होते हैं, वो आप एकदम ध्यान ध्यान से लिखते चले जाना। कब कौन सा यूज करना है आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगा, कब कहां पर यूज करना है, ठीक है? फिर जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तो एकदम क्लियर होता जाएगा सब कुछ। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, आपका कोई भी आपको एग्जाम पास करवाने के लिए, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे कोई भी इस लाइफ में आगे आने वाला कौन सा एग्जाम हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, सिर्फ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि आपको सारे फॉर्मूलाज अपने दिमाग में याद हो, और उन सारे फॉर्मूला पर आपने लाइफ में एक या दो क्वेश्चन करा हुआ हो। अब क्यों मैं ये दो की बातें कह रहा हूं? फॉर्मूला याद हो ना, और उन पे एक दो क्वेश्चन करने से पता क्या होता है, वहां पे किस टाइप का क्वेश्चन आया है ये याद रह जाता है। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, सारे फॉर्मूला एक तो दिमाग में याद रहना। ऐसा पता है क्या होता है, फॉर्मूला याद करने की टेक्निक क्या होती है, मैं आपको बताता हूं। बहुत ही ज्यादा वियर्ड तरीका था मेरा तो फॉर्मूला याद रखने का, ठीक है? एक होता है ना, मतलब अथाक प्रेम फिजिक्स से, एक होता है प्रेम, एक होता है अथाक प्रेम, ठीक है? मतलब लड़के लोग जनरली लड़कियों के साथ सपने देखते हैं, मैंने फिजिक्स के साथ बहुत तगड़े तगड़े सपने दे रखे हैं। मेरा एक असूल था, ठीक है, जैसे पढ़ाई करते हो वो ऐसे लाइक चैटिंग कर रहे हो, बात कर रहे हो, डेट पे जा रहे हो, और जो एग्जाम है वो सुहाग रात हो आपकी, ठीक है? मजा आ जाता है, मतलब वो एग्जाम मुझे ना सबसे ज्यादा पसंद है एग्जाम देना। मेरे को वो माहौल अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। एक होता है इंसान को अलग वियर्ड चीज होती है, मेरे को जो एग्जाम का माहौल होता है ना, डर चारों तरफ खौफ, और उसमें आप एकदम अलग सा ही महसूस कर रहे हो, ठीक है? जब मैं पहली बार अपना IIT JEE का एग्जाम देने गया था, ठीक है, फिजिक्स बहुत सही गई, केमिस्ट्री भी सही गई, ज़्यादा इतनी टफ नहीं थी, मैथ्स में डर लगा। पर जब मैं बाहर आया ना, लकीली पता है मेरे रूम में सिर्फ मैं अकेला लड़का था और बाकी लड़कियां थी, समझ में आया? तो लड़कियों से फूट फूट के रो रही, ठीक है, समझ में आ रही है? और फिर बाहर उनके पेरेंट्स आके उनसे पूछ रहे कि कैसे हुआ, ठीक है, और कोई गालियां निकाल रहे, हमने इतने देर पे पैसे वेस्ट करे, 3-4 लाख रुपए कुछ नहीं करके आई। फिर वो एक लड़की बहुत स्मार्ट थी, वो कह रही सर मैंने तो ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। फिर वो बताने लगी देखो इसका आंसर ये था,
मैं पीछे से मैंने बोला इसका आंसर ये नहीं था, ये था। फिर वो भी, तो वो माहौल मतलब मजा आ रहा था बहुत, ठीक है। तो क्या होता है, क्योंकि बहुत जल्दी मतलब दिक्कत उस टाइम क्या थी, एक ही चांस मिलता था, एक ही चांस, सिर्फ एक, उसके बाद 2 हो गए, अब तो 4 ही हो गए। तो एक चांस में समझ रहे हो ना, आपको लगता है एक चांस सीधा अगला आएगा तो खूब, तो आप जो पहला वाला जाओ ना, वो पहले वाले में तो एकदम फ्रेश मूड से जाना, समझना कि अब मैं मतलब सब आता है, क्या ही हो जाएगा। पता है मैं आपको बताता हूं, जो पहले मूड में फ्रेश लेवल पे जाता है ना, पहले में ही आते हैं नंबर जो आते हैं ना, वो पहले में आता है जिसमें फ्रेश मूड रहता है। मैंने लास्ट ईयर ही अपना ली बात, पहले हमारे जितने भी बच्चे थे वो फ्रेश मूड से पहले वाले में गए, पहले वाले में सबके ज्यादा नंबर आए, दूसरे वाले में इतनी छुट्टियां मिली, लॉकडाउन हुआ, कब आ गया, सितंबर में आ गया, जो अप्रैल 5 को होने वाला था वो सितंबर पहुंच गया, तब भी बच्चों के कम नंबर उसमें, समझ आया ना, कि टेंशन बढ़ गई, एंजाइटी बढ़ गई। तो कूलनेस ही एक तरीका है, कल मैंने जो बताया था तुम लोग को कि कोई भी एंट्रेंस पास करने का तरीका सिर्फ एक है कि एक तो थोड़ा स्टेप लो, थोड़ा मेहनत करो, और दूसरा एक साइकोलॉजी बना लो कि जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है ना वो ही आएगा 100% और मैं पास होऊंगा ही होऊंगा। फैजान क्लास चल रही है, आप बार बार मत कॉल करो। तो आई बात समझ में, बस मान लो 100% आज ही कि हम सेलेक्टेड है, हम कॉलेज में बैठे हैं, और तुमने ये मान लिया ना हम कॉलेज में बैठे हैं, तब बस तुम कॉलेज में बैठे ही होगे एक दिन, ये एक सीक्रेट है। तो स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्टिंग से कि यार कैपेसिटर का दिमाग में आया कैसे। तो एक इंसान ने एक प्लेट ली, क्या ली, एक प्लेट ली, इसमें चार्ज डालता गया, क्या गया, चार्ज, इसमें चार्ज भरता गया। अब जितना चार्ज भरे ये, ठीक है, देखो जितना ये चार्ज बढ़ रहा है, Q 2Q, फिर कितना 3Q, तो ये देख रहा है कि नया चार्ज डालने में उतनी ज्यादा क्या हो रही है, प्रॉब्लम। पहला चार्ज डालने में जो 1Q डाला था वो बहुत आसानी से चला गया, दूसरा चार्ज को बहुत प्रॉब्लम हुई इसके अंदर डालने में, तीसरे वाले को और प्रॉब्लम हुई। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बताया यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, यही है कैपेसिटर की स्टार्टिंग, यही है। पोटेंशियल मतलब आप पे क्या लगना, फोर्स लगना अगेंस्ट, ठीक है, सॉरी, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स, मतलब कि आप जितना ज्यादा इसमें चार्ज डालोगे नया, तो पुराना वाला इस पे क्या लगाएगा, अगेंस्ट फोर्स। तो ये बंदे ने सबसे पहले बात सीखी, एक बच्चे ने, ठीक है, जो बंदा था उसका नाम क्या था हमारे, फैरेड साहब, जिनके लिए F यूज करते हैं हम लोग। इन्होंने ये समझा कि जितना पोटेंशियल बढ़ता जाओगे, ठीक है, उतना ही बहुत मुश्किल होगा नया चार्ज डालना। याद रखना, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो जितना आप चार्ज भरोगे, जितना चार्ज डालोगे, उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल। और पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर फोर्स लग रही है, क्या लग रही है, फोर्स, और आपको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि पहला चार्ज तो आराम से अंदर चला जाएगा, उसके लिए कोई फोर्स नहीं थी। दूसरे वाले के लिए पहला वाला खड़ा है, तीसरे वाले पे ये दोनों इस पे लगाएंगे, और चौथा वाला है ना, उसको डालना सबसे क्या होगा, मुश्किल टास्क, ठीक है। तो पहला 25% बहुत जल्दी भरता है बैटरी का, फिर 25% थोड़ा लेट, फिर 50 से 75 और लेट, और सबसे लेट क्या होता है 75 to 100। तो ये यहां से आया कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और Q इक्वल टू CV, बस यही तो होता है। जैसे याद था, तुम्हें याद है एक बार हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना बैटरी में पोटेंशियल होगा उतना करंट होएगा। फिर ये आया था, यहां R आ गया था, वैसे इस बार क्या आ गया, C। यही सबसे मेन फॉर्मूला होता है, और ज्यादातर क्वेश्चनों में यही लग जाता है कई बार। तो लिख लो Q इक्वल टू CV, और ये किसने बताया, आप बोल सकते हो फैरेड ऑब्जर्वेशन। कौन सा, फैरेड ऑब्जर्वेशन, कि जितना चार्ज डालोगे उतना ज्यादा क्या होएगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। और पोटेंशियल क्या होता है, अफीफा बोल नहीं सकती, अफीफा की तरफ से मैं बोल देता हूं। अफीफा ये कहना चाह रही होगी, सर जितना आप चार्ज घुसेड़ोगे वो पुराना चार्ज उस नए चार्ज को रिपेल करेगा, जितना चार्ज आप डालोगे वो
पुराना वाला जो चार्ज होगा ना वो नए वाले चार्ज को रिपेल करेगा, उसी को बोलते हैं क्या, पोटेंशियल। मिटाऊं? बहुत सिंपल सिंपल है, जल्दी जल्दी थोड़ा लिखो। हाँ, तो यहां तक तो सही था। अब लेते हैं यार हमें पोटेंशियल की स्टार्टिंग समझ में आई कहां से, Q इक्वल टू CV से। एक फॉर्मूला ये हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला आता है स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। किसके लिए? स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। स्फेरिकल कैपेसिटर में आप जानते हो एक इंपॉर्टेंट क्या होता है, रेडियस। जितना बड़ा स्फेयर उतना ज्यादा हम चार्ज उसके अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर। क्या अर्थ को एज अ स्फेयर लिया जाता है? क्या अर्थ के अंदर चार्ज है? पता है अर्थ भी चार्ज की बहुत भूखी रहती है। जैसे ना लाइटनिंग का होने का कारण मेन पता है क्या होता है, कैपेसिटेंस। लाइटनिंग का कारण ही क्या है कि जो बादलों में चार्ज है ना, अर्थ चाहती है मेरे अंदर आ जाए वो, क्योंकि अर्थ के अंदर है ना काफी प्लस है। अर्थ के अंदर बहुत सारे आयन है, कोर है। कोर में आप जानते हो ना मेटल पिघल रहा होगा, मेटल के आयन बने होंगे, ठीक है, प्लाज्मा बन रही होगी। तो इसलिए सारा अर्थ के अंदर क्या आना चाहता है, चार्ज। तो अर्थ भी भूखी है, तो अर्थ इसके अंदर आती है। अर्थ का क्वेश्चन इसी पे आता है। अर्थ या कोई भी प्लेनेट आए तो उस पे ये क्वेश्चन आएगा, स्फेरिकल कैपेसिटेंस। स्फेरिकल कैपेसिटेंस। और स्फेरिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बहुत मजेदार है, ठीक है। C इक्वल टू R जानते हो, रेडियस बाय K, जो कि क्या होता है 9 × 10⁹ ये जो K जानते हो, कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसको हमने ये भी पढ़ा है, K इज इक्वल टू 1/4πε0। ये भी, इस K की वैल्यू अगर हम 1/4πε0 डालेंगे ना तो ऊपर चली जाएगी वो। इस K की वैल्यू अगर 1/4πε0 डालोगे तो ऊपर चली जाएगी। और इसका फाइनल आंसर ये भी आ सकता है 4πε0R। पर आप यही यूज करना, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, यही यूज करना, क्योंकि डिवाइड इससे करना आसान होगा। इन तीनों चीजों का मल्टीप्लाई बहुत मुश्किल हो जाएगा, 4 से भी, फिर 3.14 से भी। और आप जानते हो ε0 की वैल्यू बच्चे भूल जाते हैं, 8.85 × 10⁻12। ज्योति का याद रखना ये वाली वैल्यू 8.85 इसकी, ε0 की। तो स्फेरिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी हमें आ गया। तीसरा टॉपिक कौन सा था बताओ? जब हमने पहला मैंने बताया आपको क्या, नॉर्मल जो स्टार्टिंग फॉर्मूला होता है उसका। फिर दूसरा कौन सा, स्फेरिकल कैपेसिटेंस, R/K। इस चैप्टर, ये अकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें K अजीब अजीब तरीके से यूज होता है। K जो है वो 2 है। 2 कैसे अभी बताऊंगा आगे आने वाले टाइम में। K इज इक्वल टू 1/4πε0। थोड़ा सा याद रखो, ये ε0 क्या था, इसका नाम क्या था, परमिटिविटी। एक होता है परमिएबिलिटी, एक होता है परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, परमिट सुना है आपने, ठीक है। क्या होता है परमिट, अलाउ करना किसी को। तो एक चार्ज को अगर आप एयर में रखते हो, एक चार्ज को, फिर उसी चार्ज को ग्लिसरीन में रखते हो, उसी चार्ज को हनी में रखते हो, उसी चार्ज को मरकरी में रखता हो, क्या वो सब में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर निकाल पाएगा? सब में अपना इफेक्ट बराबर दिखा पाएगा? नहीं। चार्ज, पता है चार्ज जो है वो अपना इफेक्ट दिखाता है कैसे, एक चार्ज दूसरे चार्ज को कैसे खींचता है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के। एक चार्ज दूसरे चार्ज को कैसे खींचता है कंचू, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के। अब आप मान लो कि एयर में तो वो खुल्लम खुल्ला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है हर तरफ, पर उसे पानी में डाल देंगे ना वो हर तरफ नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि हर तरफ और भी मॉलिक्यूल है जो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने नहीं देंगे। तो ये परमिटिविटी वही चीज है कि कौन कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता है, परमिटिविटी। सही है। दो फॉर्मूले लिख लिया ना आपने,
अब पहले यार जब भी आप कैपेसिटर के से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करो तो आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि जो एप्सिलॉन होता है ना, ये आपका क्या है, परमिटिविटी। और परमिटिविटी खुद 3 टाइप की होती है। जब आप परमिटिविटी के बारे में पढ़ते हो तो ये खुद 3 टाइप की होती है। कौन कौन से इसके 3 टाइप है? एक है फ्री स्पेस। क्या है? फ्री स्पेस, यानी कि एयर या और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम में परमिटिविटी अलग अलग होती है, मीडियम में अलग रहती है परमिटिविटी। एयर और वैक्यूम में, एयर और वैक्यूम को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री स्पेस। उसमें होता है एप्सिलॉन नॉट। फ्री स्पेस या एयर में परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट, जो कि काफी ज्यादा रहती है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसकी यूनिट भी लिख दूं तो न्यूटन पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। याद रखना, परमिटिविटी फ्री स्पेस में काफी ज्यादा रहती है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। और मीडियम में परमिटिविटी हो जाती है एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम, ये ई नहीं है, ये ई नहीं है, ई नहीं बनाना कभी भी, सेक्सी ई। सही है? तो ये है आपका मीडियम में। और एक होती है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी जो कि क्या होती है? एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन, और वो होता है मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एक टाइप का कंपैरिजन है। ये एक टाइप का क्या है? कंपैरिजन है। ये एक टाइप का कंपैरिजन है मीडियम और एयर में, मीडियम और वैक्यूम में। एयर और वैक्यूम के लिए ये है, ठीक है? तो जो एप्सिलॉन आर होता है, याद रखना, इसका एक नाम क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। इसका दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जब भी इंसान कंपैरिजन मोड में हो, किस मोड में हो? कंपैरिजन मोड में। के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पहले आपने 2 प्लेट ली, क्या ली? जिसमें एयर थी। क्या थी? एयर। 2 प्लेट ली, उसमें क्या थी? एयर। तो एयर वाले में ये लगेगा, एयर वाले में ये वाला। फिर उन दोनों के बीच में माइका या वैक्स डाल दिया। क्या डाल दिया? माइका और वैक्स। मैंने ना बहुत बार जो फैन पे लगा होता है ना कैपेसिटर व्हाइट कलर का, उसे तोड़ा है, उसमें से माइका या वैक्स ही निकलता है, खाना नहीं। सही है? उसके अंदर वैक्स कभी मजाक में मिल जाए ना, गुस्से में, तो तोड़ा करो ऐसे सामान, ठीक है? फिजिक्स से रिलेटेड। और सुनो, एप्सिलॉन एम क्या होता है? मीडियम। तो वैक्स के लिए ये यूज करेंगे, एयर के लिए यूज करेंगे, वैक्स के लिए, एयर के लिए। और कंपैरिजन के लिए ये रिलेटिव, क्योंकि इसमें मीडियम भी आ गया और फ्री स्पेस भी हो गया। समझ में आया? कूल, ठीक है। क्या मीडियम के लिए को हम ये भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन, ये मीडियम का ये भी तो फॉर्मूला आ सकता है मीडियम के लिए, ठीक है? इसको अपने दिमाग में रखना। अब इस चैप्टर का है ना, थोड़ा सा आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर का एक के मिथ है। क्या है? के मिथ। ये के मिथ क्या है? एक्चुअली मैंने इस चैप्टर में के 2 तरीके से यूज हुआ है। एक के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और एक बार ये जो के हो रखा है वो क्या हो रखा है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सही है? एक बार के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट यूज हुआ है और एक
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैसे होना चाहिए क्या, ER, जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एप्सिलॉन मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये वाला K क्या होता है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये कब यूज करना है और ये कब यूज करना है, ये यूज करना है पोटेंशियल क्वेश्चंस में। किसमें, पोटेंशियल क्वेश्चंस में। जैसे कि याद है कल हम कर रहे थे V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। तो ये K कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। फिर ये K कब यूज करना है, जब भी कंपैरिजन चले, जब भी कंपैरिजन चले, सिर्फ कंपैरिजन के क्वेश्चंस में। किसमें, जिसमें हम मीडियम या फिर बोला जाए कोई स्लैब डाली है, किसी स्लैब की मीडियम डाली है, वैक्स डाला है, समझ में आ रहा है, पैराफिलिन डाला है, कोई मीडियम डाला है, उस केस में सिर्फ क्या यूज करना। और मोस्टली ये पता है किसमें यूज होता है, कैपेसिटर के क्वेश्चन में। किसमें, ये कैपेसिटर के क्वेश्चन में यूज होता है। और वो किसको यूज होता था, पोटेंशियल के क्वेश्चन में। और ये किसमें यूज होता है, मोस्टली इन कैपेसिटर क्वेश्चन, क्योंकि कैपिटल, और वो भी सॉरी आप मोस्टली लिख लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा, कैपेसिटर नहीं, मोस्टली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यूज होता है, मोस्टली पैरेलल प्लेट। क्योंकि स्फेरिकल में तो याद रखना, इससे पहले जो हमने पढ़ा था ना स्फेरिकल वाला, कौन सा था स्फेरिकल वाला, सुनो C इज इक्वल टू R बाय K, याद है। इसमें ये K क्या था, ये वाला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, क्योंकि ये तो स्फेरिकल कैपेसिटेंस है। तो जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो ना, उसमें ही आपको लगाना है, इसलिए लिख दिया मैंने मोस्टली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के क्वेश्चन में यूज होगा ये वाला K। और आपको ये K लाइफ में कभी नहीं दिखेगा, मैंने भी आज तक कभी नहीं देखा, ज्यादातर मैंने इसी को देखा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। इसकी बहुत वाइड वैरायटी है, इसकी वाइड वैरायटी नहीं है, इसकी सिर्फ कहां तक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्वेश्चन तक। तो पैरेलल प्लेट वाले में ये वाला K, और नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट में ये वाला K। क्योंकि पता है जहां हमारा मिथ रहता है ना, जहां हमारा डाउट होता है, क्वेश्चन वहीं से बनता है। जहां टीचर को पता लग गया बच्चे को यहां K में डाउट होने वाला है, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो एग्जाम में बताता हूं क्या करेंगे। बोलेंगे अर्थ का जो कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो दे देंगे 6। क्या दे देंगे, 6। अर्थ का रेडियस दे देंगे हमें 6400 किलोमीटर, और बोलेंगे अर्थ का कैपेसिटर निकालो। अब हो गया काम। क्यों, बच्चा कहेगा अच्छा R बाई K सुना है मैंने, तो क्या सुना है, वो R डालेगा K डालेगा, जबकि ये K डालना ही नहीं है, अर्थ के मीडियम से मैं लेना देना ही नहीं है, क्योंकि अर्थ तो स्फेरिकल है, और स्फेरिकल में ये R बाई K कौन सा है, इसमें 9 इंटू 10 की पावर 9 डालेगा। और पता है मजाक से हटके एक क्वेश्चन वैसा दे भी रखा, मतलब जो आंसर दे रखे होता है ना 4, उसमें से एक आंसर आपका आ भी रहा होगा। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे ना, तो आपका 100% एक आंसर आ रहा होगा, आप कहोगे यही ज्यादा सही लग रहा है, और दूसरे वाले से पॉइंट में आंसर आ रहा होगा। पॉइंट वाला कौन टिक करता है, तो इसलिए K मिथ याद रखना कि K के साथ बड़ा ही पंगा है। मिटाऊं अब, तो अब हम मैं ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दुनिया में आ जाते हैं, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। तैयार हो, चलो ठीक है। तो आते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की खास बात क्या होती है कि 2 प्लेट्स होती है, इसमें 2 क्या होती है, और जितने भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ना कैपेसिटर, वो पैरेलल प्लेट ही होते हैं। कोई आपसे पूछे ना कि हम डेली लाइफ में कौन से प्लेट यूज करते हैं, कोई बंदा दूसरे कैपेसिटर यूज करता ही नहीं, ना स्फेरिकल ना सिलेंड्रिकल, कोई नहीं, सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको एक बात पे कंफ्यूज किया जा सकता है कि जो इसके अंदर डलता है, हर फैन में हर मोटर में डलता है, ये तो सिलेंडर जैसा दिखता है, तो क्या ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, नहीं,
जब इसे तोड़ के देखते हैं ना तो इसके अंदर भी दो प्लेट होती है, छोटी छोटी सी दो प्लेट होती है। बाकी तो सिर्फ वैक्स वैक्स ये दूसरी चीजें होती हैं, उसमें होती सिर्फ क्या है, दो प्लेट। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही सब में यूज होता है। इसमें एक क्या होता है, प्लस टर्मिनल पे रहता है और एक इस पे रहता है, नेगेटिव टर्मिनल पे रहता है। एक प्लस पे और एक नेगेटिव पे। ये एक नॉर्मल प्लेट कैपेसिटर है, सही है। नॉर्मल, इसके बीच में क्या है, एयर और वैक्यूम। एयर भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है। इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। इस एक छोटे से कैपेसिटर के लिए क्या लगता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब वैसा ही हमने एक और ले लिया कैपेसिटर, सेम प्लस और माइनस। सुना सुना सुना, इस बार इसके बीच में हमने क्या डाला है, कोई स्लैब डाल दिया, कोई मीडियम डाल दिया। क्या डाल दिया, लेट्स से हमने वैक्स डाल दिया, ठीक है, माइका डाल दिया, वाटर डाल दिया, वाटर तक डालते हैं, तो कोई मीडियम डाल दिया। तब इसका फॉर्मूला क्या, ये नहीं होना चाहिए, या M क्यों आ गया अब, एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर, M फॉर। अब मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, एप्सिलॉन M बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन R, ER नहीं, एप्सिलॉन। क्या एप्सिलॉन R K होता है कि नहीं, K होता है। तो अब ध्यान से देखना, क्या एप्सिलॉन M की वैल्यू K एप्सिलॉन नॉट आ सकती है, इसको इसमें डालेंगे तो ये पता है क्या आएगा, K एप्सिलॉन नॉट A बाय। इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ, फाइनल फॉर्मूले में इनमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें K नहीं है, इसमें K आया है, और क्यों आया है उसका रीजन भी बता दिया मैंने। दोनों नोट कर रहे हो, फटाफट करते जाओ, एक बाय एक करते चले जाओ आप। दोनों अलग अलग है, एक में एयर है और एक में मीडियम है। नीट वाले तो बहुत ज्यादा लकी है होते हैं, पता है क्या, उनके हर बार मैं कल यहां से जाते ही मेरी क्लास खत्म हुई, उसके बाद मैं रात से देख रहा था किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने जब देखे तुम्हारे 2020 का भी हुआ था ना नीट, अब तो 21 आ गया, उसमें इसी पे आ रखा कि पहले इतना था फिर 6 डाला, K की वैल्यू 6 दे रखी थी, कितने टाइम्स हो गया। तो जो पहले वैल्यू दे रखी थी उसको सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करना था। इतना आसान क्वेश्चन। इस साल लिटरली नीट का जो बेसिकली फिजिक्स है वो थोड़ा इजी आया था, मैंने वो किया स्टडी, तो मस्त है। और ऐसे ही आपके इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत बार आ रखे हैं नीट के अंदर क्वेश्चन। जेई वालों के लिए थोड़ा सा टफ देते हैं, वो थिकनेस वाला डालते हैं। किसमें डालते हैं, थिकनेस वाला। इसमें ना भी थिकनेस वाला कॉन्सेप्ट भी है एक, सही है, वो बताऊंगा नेक्स्ट आपको। तो थिकनेस वाला कॉन्सेप्ट क्या है, रुको अब लेते हैं थर्ड केस। थर्ड देखना मजा आएगा। देखो अभी हमने इसके अंदर कौन सा मीडियम डाल दिया, जो कि नॉन कंडक्टिंग है। क्या है, नॉन कंडक्टिंग। और नॉन कंडक्टिंग को क्या बोलते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक। नॉन कंडक्टिंग को क्या बोलते हैं, ऐसा लिख लो कि अभी इसके अंदर नॉन कंडक्टिंग है। तो थर्ड केस बताओ कौन सा बनेगा, थोड़ा गैस करो। इस बार स्लैब कौन सी डालेंगे, अफरीन। इस बार हमने डाली है बीच में कौन सी, मतलब मेटल डाल दिया, किसी इंसान ने क्या डाल दिया। एक बात बताओ, जब इसके अंदर इंसुलेटर डला हुआ है, क्या चार्ज और ये दोनों चार्ज मिल पाएंगे, हमेशा चार्ज अलग अलग रहेंगे, प्लस अलग रहेगा, माइनस अलग रहेगा। क्यों अलग अलग रहेगा, क्योंकि बीच में इनके कंडक्शन नहीं हो रहा। पर एक अब इंसान तो है पागल, उसने सोचा कि अब मैं डाइलेक्ट्रिक की जगह, मतलब नॉन कंडक्टिंग की जगह कंडक्टिंग डालता हूं। तो पता है, मैं आपको एक बात बताता हूं, जितना भी चार्ज डालेगा, प्लस और माइनस डालते हैं हम लोग, एक तरफ प्लस डालते हैं एक तरफ माइनस डालते हैं, जितना चार्ज डाल लो वो दोनों चार्ज तो क्या हो जाएंगे,
समझ रहे हो? जितना भी चार्ज डालोगे प्लस और माइनस दोनों आपस में मिल जाएंगे। आप चार्ज डाल रहे हो, चार्ज डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, आप देख रहे हो कैपेसिटर स्टोर, समझ रहे हो? आप कह रहे हो ये चार्ज जा तो रहा है, पर है ना फिर भी मेरा कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा। चार्ज जा रहा है फिर भी चार्ज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि प्लस और माइनस बार बार क्या हो रहा है? न्यूट्रल। बेवकूफ। मतलब आप जब भी कभी भी दो प्लेट्स के बीच में कोई कंडक्शन मत डालना, फिर तो वो एक चार्ज ये प्लस वाला ये माइनस वाला दोनों मिल जाएंगे। तो इसीलिए पता है सी बताओ इन्फिनिटी क्यों होता है? इसके लिए आप कंडक्टिंग स्लैब है, जितना मर्जी चार्ज डालो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? और इसका रीजन भी पूछा जाता है, क्योंकि जो के रहता है ना वो इसके लिए क्या रहता है? इसका रीजन भी लिख लो, बिकॉज के इसका क्या रहता है? तो इसका के इन्फिनिटी, तो सब कुछ इन्फिनिटी। के याद रखोगे? इन्फिनिटी। यस। इसका रीजन बड़ा याद रखना, ये बहुत ही स्टार मार्क कर देता हूं कि कैपेसिटर का कंडक्टिंग स्लैब डालते हैं, जब इसके अंदर पूरी कंडक्टिंग स्लैब डालते हैं तब क्या होता है ऐसा? इसका के इन्फिनिटी। तो बताओ यहां अगर मैं इन्फिनिटी डालूंगा, इन्फिनिटी से जो भी चीज मल्टीप्लाई करो क्या हो गई? तो इसीलिए ये जैसे ये फॉर्मूला आया था ना, फॉर्मूला इसके लिए भी ये रहता है, पर यहां क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। कूल? चलो सही है। देख रहे हो? अभी स्लैब पूरी पूरी डली हुई है। अभी स्लैब क्या डली हुई है? इसके अंदर 5 कॉन्सेप्ट है। कितने हैं? अभी हमने कितने करे हैं? 3। स्लैब या तो पूरे में एयर है, या पूरे में वैक्स है, या पूरे में एल्यूमिनियम या कोई मेटल है। अब हम पूरे में नहीं डालेंगे, थिकनेस वाला कॉन्सेप्ट लाएंगे। क्या? इसमें पूरे में, मतलब एक भी जगह छूटी हुई नहीं है, पूरे में स्लैब डली हुई है। सही है? ये गैप एक्चुअली में है नहीं है, तो बस मैंने अलग से दिखाने के लिए थोड़ा सा गैप रखा हुआ है। बाकी पूरे में फैला हुआ है मेटल। नॉर्मली जो आप देखोगे ना, जितने भी क्या है कोई भी कैपेसिटर आपको मिलेगा तोड़ोगे तो उसमें पूरे में भरा हुआ होता है, कोई गैप नहीं छोड़ते। पर अब आप इंसान है, वो चाहे तो गैप भी छोड़ सकता है। तो इसलिए 2 कॉन्सेप्ट और है, ध्यान से समझना। फॉर्मूले लिख रहे हो ना? चलो अब आते हैं भैया पीपीसी विथ क्या? व्हाट इज पीपीसी? ठीक है। ये है ना आजकल जो जेई वाले ना, ये जेई वाले ही सिर्फ यूज कर सकते हैं ये सब। आपको नीट में कभी पीपीसी नहीं देखने को मिलेगा, पर जेई वाले एमसीजी, पीपीसी, समझ रहे हो? शॉर्ट फॉर्म्स। तो जो मैथ्स की भी कोई थ्योरम हो, या जो जैसे वो एक तुमने सुना है वंडरवॉल फोर्सेस, उसको VW लिख देते हैं। बच्चा सोचता है अरे क्या है? देखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है। क्या डाली है? यहां पर मैंने लिख दिया के। क्या लिख दिया? इस बार मैं डाइलेक्ट्रिक लिखूंगा नहीं वर्ड, इस बार मैंने के इन्फिनिटी क्यों लिख दिया? इसका के क्या होता है? इसका मतलब ये क्या है? कंडक्टिंग है। ये डाइलेक्ट्रिक है, लिख लो तुम लोग डाइलेक्ट्रिक, और ये क्या है? कंडक्टिंग। बताओ टोटल डी क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स। और टी क्या है? ये टी क्या है बच्चों? टी जो होगा वो होगा स्लैब, जो हमने मटेरियल बीच में डाला है, स्लैब थिकनेस।
डी है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स और टी क्या है? स्लैब थिकनेस। आ रही है बात समझ में? सेम इसमें भी डी और टी होगा क्या? इसमें भी डी होगा और इसमें भी टी होगा। इन प्लेट्स का खुद का कुछ का क्या आगे होता है? एक एरिया। ए क्या होता है बताओ? एरिया ऑफ अ प्लेट। लिखो 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 लिखो। एरिया ऑफ अ प्लेट। मिटाऊं? जल्दी करो, जल्दी करो। फॉर डाइलेक्ट्रिक वाले के लिए, किसके लिए? डाइलेक्ट्रिक वाले के लिए। मैं फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, तुम इसी के नीचे लिखना। वहां इनको दिखेगा नहीं इसलिए मैं नीचे नहीं लिख रहा, यहां लिख रहा हूं। डाइलेक्ट्रिक क्या? जो डाइलेक्ट्रिक वर्ड है, ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक वाली है उसके लिए फॉर्मूला देखो क्या रहता है? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A। ऊपर वाला वैसा ही है, एप्सिलॉन नॉट A। नीचे D होता है ना, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, उसकी जगह होगा D माइनस T ब्रैकेट में 1 माइनस D माइनस T 1 माइनस 1 बाय के। समझ में आया? मुझे बताओ, सुनना, ये फॉर्मूला रहता है। मैं जो यूज करता हूं वो यूज करता हूं एप्सिलॉन नॉट A बाय T। बताओ मैं ये यूज क्यों करता हूं? मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसे। मैं ये वाला क्यों नहीं यूज करता? उसके पीछे एक रीजन है। पता क्या होता है? अगर आपको बोला है ना, कई बार है ना बच्चों को बोला जाता है कि T इक्वल टू D है। अब मैंने अगर ये वाला यूज करूंगा तो एक कंफ्यूजन हो जाती है। T इक्वल टू D है, मतलब जो ये स्लैब की थिकनेस है ना वो किसके बराबर है? पूरी D के बराबर है। सही है? ये दोनों ही डाइलेक्ट्रिक के लिए, ये अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, बस इसको अंदर मैंने डाल दिया है। अब मैं T इक्वल टू D एक बार यहां डालता हूं और एक बार इसमें 2 बार डालेगा ना, तो बच्चे पता है क्या गलती करते हैं? इसमें कहते हैं अच्छा कट गया, 0 हो गया। क्या हो गया? अच्छा लगता है सब कुछ 0 हो गया। क्यों? बताओ क्या गलती है यहां पर? भाई पहले भाई मल्टीप्लाई डिवाइड बोर्ड मास सब भूल गए, इसलिए मैं कभी ये यूज ही नहीं करता। रीजन क्या है? बच्चे बहुत स्मार्ट है। फॉर्मूला क्या है? D माइनस T। तो T की जगह D डाल के खुश हो जाता है, कहते भाई पहले मल्टीप्लाई तो कर लो। कहते अरे 0 सब इंफिनिटी हो, ठीक है। और एक लिखा हुआ भी होता है इंफिनिटी, जानबूझ के। इस वाले में क्या होगा? ये दोनों कटेंगे पर D बाई K, और ये K ऊपर जाएगा। पता है वो जो पहले फॉर्मूला आया था ना, वही आ जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A बाय D, जो पहले हम यूज करते थे ना पूरी, उसके लिए पूरी थिकनेस के लिए ये होगा। भाई आप प्लीज, कई बार क्या होता है वही फॉर्मूले में याद रखने में गड़बड़ हो जाती है, और यहां प्लस मत करना। क्या होगा? माइनस D बाय क्या होगा? D माइनस T। मेरे हिसाब से तो मैं यही रखता हूं फॉर्मूला याद, क्योंकि इसमें कभी क्या नहीं होती, कंफ्यूजन नहीं होती। उसमें बच्चा यहां D डाल रहे काट गो, ओह इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक वाले के लिए। अब किसके लिए बताऊंगा? कंडक्टिंग के लिए। तुम्हें बस ये याद रखना है, मैं कंडक्टिंग का भी याद नहीं रखता कभी, मेरे को सिर्फ डाइलेक्ट्रिक का याद रहता है। बस मुझे इतना पता होता है कंडक्टिंग के लिए क्या रहता है? इंफिनिटी। सही है? आज तक एक चीज है, किसी दिन मेरे को थोड़ा गुस्सा आएगा ना,
जिस दिन मुझे जेल जाने का डर नहीं होगा, उस दिन मैं एक बात चीख चीख के बोलूंगा, गाली दूंगा गंदी से गंदी, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और जो पढ़ा रहे हैं। क्या होता है, फिजिक्स का मतलब है, फिजिक्स का है ना पहला फिजिकल वर्ल्ड तो किसी ने पढ़ा नहीं होता और कोई पढ़ाता है नहीं, उसमें लिखा हुआ है फिजिक्स का मतलब है रिड्यूस करना। आइंस्टाइन ने एक बात बोली थी कि एक दिन ऐसा होगा ना कि इस दुनिया में कोई और दूसरा फॉर्मूला ही नहीं होगा, सिर्फ एक फॉर्मूला रहेगा, E = mc², और कोई फॉर्मूला ही नहीं होगा। और एक दिन ऐसा होगा 100%, क्योंकि अभी और भी जैसे ग्रेविटी की थ्योरी गलत प्रूफ हुई है और चीजें भी धीरे धीरे गलत होगी और एक ही फॉर्मूला रह जाएगा, E = mc²। और आइंस्टाइन ने बोला था हर चीज फ्रीक्वेंसी ही है, जो कि उसने बात नहीं बोली थी डी ब्रॉगली ने, हर चीज में फ्रीक्वेंसी है, डी ब्रॉगली मैटर वेव्स, और एक दिन ऐसा आ जाएगा। अब बाकी जो जितने भी बंदे हैं जो पढ़ा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हर चीज को है ना अलग अलग ऐसे दिखा रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, इसे अलग याद रखो, इसे याद रखो। गलत बात है ये। क्यों गलत है? क्योंकि फिजिक्स के पहले ही चैप्टर में जब 11 में आता है, फिजिक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शन एंड यूनिफिकेशन। फिजिक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शन एंड, कि जितने कम से कम फॉर्मूला हो और जितने कम से कम कॉन्सेप्ट हो, उस एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकले, तब होती है फिजिक्स। ये नहीं कि आप हर चीज को अलग तरीके से पढ़ रहे हो। तो ये चीज मेरे को थोड़ी बुरी लगती है कि आप हर कॉन्सेप्ट के लिए एक अलग वर्जन बना देते हो। सही है? आ रही है बात समझ में? तो अब जैसे मान लो ये एक फॉर्मूला है हमारे साथ, मैंने बोला इसमें T = D डाल दो तो वही फॉर्मूला आ जाएगा, K ε A/A। अब इसी फॉर्मूले को हम अलग नहीं पढ़ेंगे, अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं बताओ? कंडक्टिंग के लिए। इसका नीचे लिखना, अगर मैं यहां K की वैल्यू इन्फिनाइट डाल दूं, जो मैंने बताई थी K की वैल्यू इन्फिनाइट, तो क्या होगा बताओ? 1/∞, पता है 1/0 होता है इंफिनिटी, और 1/∞ = 0। तो इसकी 1/∞ डलेगी तो क्या हो जाएगा? ये 0, और 1 - 0 1, 1 - 0 1। तो इसका फॉर्मूला बताओ क्या आएगा? ε0a/t। आ रही है बात समझ में? तो आ गया ना? तो K की वैल्यू आपको क्या डालनी है? इन्फिनिटी। मैंने इसलिए पहले ही लिख दिया था K क्या है? इन्फिनिटी। तो ε0a d - t। ये फॉर्मूला किसके लिए बताओ? कंडक्टिंग, जिसमें कुछ क्या हो और थिकनेस ही ना हो तो इन्फिनिटी। उसका भी एक प्रूफ है, पता है? D और T बराबर हो जाएंगे, 1/0 इन्फिनिटी। तो इसलिए याद रखना। पर ऐसे घर पे जाते ही पता है क्या करा करो, जब भी वेला टाइम मिले, आज तुम्हें एक इंस्पिरेशन आए, मोटिवेशनल वीडियो मत देखो उस टाइम पे, जब इंस्पिरेशन लेना हो, कोई भी तुम्हें टॉपिक सीखा है ना, उसको दोबारा खुद से रिमेंबर करने की कोशिश करो। सबसे जबरदस्त मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन कांट वर्क या कांट लास्ट मोर देन 2 वीक्स, ठीक है, पर योर वर्क जो है वो लास्ट फॉर योर लाइफ टाइम। ये होता है। कोई बताते नहीं मोटिवेशन, हाँ संदीप महेश्वरी बीड़ी पियेंगे। सही है। इंसान ऐसे ही होते हैं, इंसान डिस्ट्रैक्शन होती ही होती है। कोई कहता है ना डेडिकेशन, ये वो, इंसानों को पता है जानबूझ के हम इवॉल्व हुए डिस्ट्रैक्शन के लिए। मान लो पहले जमाने में अगर शेर आ रहा है और इंसान डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, पूजा में लीन है, सही है, क्या होगा? शेर खा जाएगा। तो इंसान को सेंसेस इसीलिए दिए हैं ताकि कोई चीज आए तो ये, इसीलिए हम डिस्ट्रैक्शन के पुतले हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वहां फोकस, ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये होना बेकार है क्योंकि हमारे इवॉल्व भी ऐसे में। अब जो हम इवॉल्व हुए करोड़ों साल से करते हुए आ रहे हैं, अब वो एकदम से आके कहता है ये मत करो। उन्हें पता है इंसान ये छोड़ेगा नहीं और ये बार बार हमारी वीडियोस देखता ही जाएगा। दैट्स अ कूल थिंग। एक काम करना, कोई भी आपको गाना या कोई चीज ज्यादा ही पसंद आ जाए ना, उसे बार बार करना, उस चीज से दिल उड़ जाएगा। यही एक तरीका होता है।
कोई गाना है उसे बार बार सुनो, हजार, मतलब रुको ही मत जब तक तुम्हारा दिमाग भेजा फट ना जाए। हाँ, तो कहां थे हम लोग? पांचों कॉन्सेप्ट हो गए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। आखिरी कॉन्सेप्ट बचा है, कौन सा बताओ? पहले कॉम्बिनेशन, क्या कैपेसिटर पे कॉम्बिनेशन कोई क्वेश्चन आता है ना, कभी कभी तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं क्योंकि हमने रेजिस्टेंस का पढ़ रखा है एक तरफ और कैपेसिटेंस में उसका उल्टा लगता है। कई बार हम जल्दी वाला रेजिस्टेंस का लगा देते हैं फॉर्मूला, फिर कहते हैं साला गलत हो गया, है ना। जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है, ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं? ये कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। साला ऐसे ही लगा देते हैं, डायरेक्ट ही ऐसे लगा रखा है तो सीरीज ही, करंट जाएगा। एक स्कूल है बाल भवन है ना तुम्हारा, इस बार 10th वाले बच्चों को, पता नहीं 10th में कौन पढ़ा रहा है साइंस, उसने बोला अगर पैरेलल दिखे तो वो पैरेलल। अभी मैंने टेस्ट लिया एक दिन पहले इलेक्ट्रिसिटी का, संडे को, लास्ट संडे, मैं कॉपी चेक कर रहा, मैंने को बहुत सारे बच्चों ने यही क्वेश्चन दिया, इसमें सबने पता है कौन सा फॉर्मूला लगा रखा? पैरेलल का। कह रहे सर पैरेलल दिख नहीं रहा आपको? मुझे ही कह रहे। मैंने कहा मुझे तो दिख रहा है पैरेलल, पर सर्किट में करंट सीरीज में ही चलेगा, करंट जाएगा, करंट कहीं डिवाइड ही नहीं होगा, करंट से देखा जाता है पैरेलल है या सीरीज है। पता नहीं यार, ऑनलाइन क्लास में होता कुछ है, टीचर कुछ और बताता, बच्चे ओह डैम इट। तो देखो रेजिस्टेंस में क्या होता है, जब कोई सीरीज में हो तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट ऐड करते हैं, पर ये किसके साथ काम नहीं करता? कैपेसिटर। अरे 3 कैपेसिटर किस में लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। अगर 3 कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, याद रखना, तो इसके लिए फॉर्मूला ये C1 है, ये C2 है और ये 3 है। 1/C1 प्लस 1/C3 इज इक्वल टू 1/C सीरीज। सीरीज में उल्टा ये लगता है। तो अगर कैपेसिटर में पैरेलल का क्वेश्चन आया ना, खुश हो जाना, सीरीज में खुश मत होना। क्यों? सीरीज में क्या दिक्कत है? सीरीज में ये वाला करना पड़ता है, और रेजिस्टेंस सीरीज में आना चाहिए और कैपेसिटर पैरेलल। ठीक है, तो ये एक तरीका याद रखना, कैपेसिटर लव्स पैरेलल, कैपेसिटर लव्स सीपी। घूमने जाएंगे क्योंकि सीरीज में कैपेसिटर को ये गंदा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, और पैरेलल में डायरेक्ट क्या होगा? ऐड 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 ऐड, डायरेक्ट ऐड, है ना। आया सुष्मिता सेन? नेहा, एक तो इतना अच्छा नाम दिया था, शेटिया। नेहा बोल के ही बर्बाद करा लिया। ठीक है, देखो कॉम्बिनेशन में जो अलग अलग कॉन्सेप्ट आता है ना, वो हम क्वेश्चन करके ही सीखेंगे। ठीक है, तो बस अपने दिमाग में अभी के लिए डाल लो कि जहां पर भी पैरेलल आएगा मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, और जहां पर भी सीरीज आएगा मैं क्या करूंगा? 1/C1 प्लस 1/C2 और 1/। बस ब्रैकेट में एक बात लिख लो, ब्रैकेट में हमें एक बात लिखनी है, सीरीज जो पैरेलल होता है ना, जो बेसिकली उसमें पोटेंशियल क्या रहता है? पोटेंशियल इज सेम ऑन C1 C2 कॉमा, पर इसके अंदर सीरीज के अंदर पोटेंशियल इज डिफरेंट, पोटेंशियल इज डिफरेंट। क्या रहेगा? एंड चार्ज विल बी सेम। ये याद रखो।
ये दोनों हमारी आखिरी में लाइंस काम आएंगी, यही लाइन ज्यादा काम आती है इनसे भी ज्यादा। तो कॉम्बिनेशन जब करेंगे ना तो इन दोनों को बातों को याद रखना पड़ेगा कि पोटेंशियल इसमें सेम होगा और सब में एक ही रहेगा, वी ही रहेगा। किसमें? पैरेलल में, पैरेलल में सेम रहता है। और इस पे V1, V2, V3 अलग अलग रहेगा। अब यार जो आजकल नया कॉन्सेप्ट आने लगा है ना, किसको लेके? एनर्जी को लेके, वही सबसे तगड़ा है। सबसे आसान भी वही है और सबसे कंफ्यूज करने वाला भी वही है। अब वो थोड़े अलग अलग केस बताऊंगा, थोड़ा दिमाग लगाना। तैयार हो? ठीक है। चार्ज वो रहेगा ना, देखो इसमें चार्ज, देखो इसमें अगर चार्ज सेम है तो उसमें चार्ज क्या रहेगा? चार्ज विल बी डिवाइडेड, विल बी डिवाइडेड। ये लिख लो, चार्ज विल बी डिफरेंट नहीं, चार्ज विल बी डिवाइडेड। सीरीज में सबको सेम चार्ज मिलता है और पैरेलल में डिवाइड हो जाता है। चार्ज विल बी डिवाइडेड। कूल? चलो अच्छी बात है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को, अगर यही याद रख लिया ना आपने एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, तो आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि इस एनर्जी कॉन्सेप्ट से आजकल मतलब क्या होता है, इसको कोई इतना सीरियस लेता नहीं है एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को। और आजकल सीबीएसई और जेई और नीट तो इसको बहुत सीरियस ले लग गया एनर्जी वाले को। पता है क्या एक चीज लगती है, मतलब मैं आपको एक बात बताता हूं। तुम लोगों ने ये पैटर्न देखा है इंसानों के अंदर, जब हम किसी चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं तो हम सारे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, मतलब उसी एक्सरसाइज उसी चैप्टर में आगे वाले क्वेश्चन पर जाते हैं। जैसे आप पहला क्वेश्चन करोगे किसी भी चैप्टर का तो बहुत मस्त करोगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट तक आओगे तो बहुत मस्त करोगे। उसके बाद जो नीचे के क्वेश्चन है उन पे थोड़ा इतना वो जल्दी जल्दी में निपटा दिए जाते हैं। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो सबके साथ होती है। आप भी अगर है ना, सब इंटीग्रेशन स्टार्ट करो जिनके पास मैथ्स है। इंटीग्रेशन की पहला एक्सरसाइज फाड़ू, दूसरी फाड़ू, तीसरी फाड़ू, चौथी फाड़ू, पांचवी फाड़ू, छठी से खुद की फटनी चालू। यही होता है ना पैटर्न। उसका मेन रीजन पता है क्या है? कि अब हम इतनी बार कर चुके होते हैं ना कि दिमाग वही फील नहीं कर पाता। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो एक है ना, अगर बेसिकली है एक टीचर है यहां पांडव नगर में पढ़ाते हैं। उनके पास पता है ऐसा 1000 बच्चे बैठे होते हैं, बड़ा सा रूम ले रखा है और 200 रुपए लेते हैं सिर्फ मैथ्स का। वो 200 रुपए, झा सर है उनका नाम, 200-300 रुपए लेते हैं। सब भेड़ बकरी की तरह बच्चे एकदम भरे होते हैं, वो अपना पढ़ाते ही चले जाते हैं। सही है। तो उनसे मेरी एक बात की, मैंने कहा इतने बच्चे आपने कैसे करा, अपना नाम कैसे करा मैथ्स में आपने? तो बोल रहे थे पता है मैं क्या करता था, एक दिन इंटीग्रेशन पढ़ाता था और अगले दिन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाता था, अगले दिन मैं पढ़ाता था ट्रिग्नोमेट्री। मैंने कहा सर डिफरेंशिएशन ही पढ़ा लेते, एक दिन इंटीग्रेशन एक दिन डिफरेंशिएशन, दोनों ही कैलकुलस है। कह रहे नहीं, एक दिन इंटीग्रेशन और एक दिन ट्रिग्नो, दोनों अलग अलग है। तो दोनों में बच्चे को एकदम स्टार्टिंग से एकदम दिमाग लगाना पड़ेगा, और जिस चक्कर में बच्चा बहुत तगड़ा समझ जाता था। आ रही है बात में? तो इन्होंने अपने स्टार्टिंग, अब तो वो काफी ओल्ड भी हो गए शायद, इस साल तो अब क्लासेस ले भी नहीं रहे क्योंकि कोविड के चक्कर में इतने बच्चे आ नहीं सकते। पर वो सब लाइक भर के बच्चे ऐसे बैठा देते और 200 रुपए। तुम अगर कभी पांडव नगर उस तरफ जाओगे ना, सारे उन्हीं का नाम लेंगे, सर एक झा सर, बस सारे बच्चे उन पे। उनका एक रूल है कि किसी को फोर्स मत करो, आएगा पढ़ेगा तो सही, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा तो जाओ। कह रहे सारे अगर बन जाएंगे कलेक्टर तो फिर रिक्शा कौन चलाएगा, ड्राइवर कौन बनेगा उस कलेक्टर का? तो देखो ध्यान से समझना जो मैं टेक्निक बताने वाला हूं। सब केस में हम स्टार्टिंग करेंगे एक कैपेसिटर से। किससे? हमने एक कैपेसिटर लिया, कॉन्सेप्ट 1 हेडिंग डालते हैं, कॉन्सेप्ट फर्स्ट। क्या है फर्स्ट कॉन्सेप्ट? किसी इंसान ने एक कैपेसिटर लिया, क्या लिया? कैपेसिटर लिया। वो कैपेसिटर आपका है C। कितना है? इसको अच्छा भला बैटरी से क्या कर लिया?
फुल चार्ज मारा, इसको क्या करा, ये याद रखना, इसका जो C1 है वो क्या है, इसको पूरा मस्त चार्ज कर लिया, एकदम बढ़िया तरीके से चार्ज कर लिया इसको। अब जैसे इसको चार्ज करा, अपनी बैटरी ने सारी एनर्जी किसको दे दी, तो अब इसके पास इनिशियल एनर्जी कितनी है बताओ, एनर्जी है U, कितनी, U, सारी एनर्जी बैटरी ने इसको दे दी अपनी। इसके पास इनिशियल चार्ज कितना है बताओ, Q, पूरा Q मिल गया इसको बैटरी का। इनिशियल पोटेंशियल क्या मिली इसको, पूरी बैटरी की मिली कि नहीं मिली, V। सब चीजें इसको पूरी पूरी मिल गई बैटरी की, केस 1 में। अब आते हैं, हमने इसे डिस्कनेक्ट करा, किसको, बैटरी को, इस बैटरी को अब हमने डिस्कनेक्ट करा और एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर लगा दिया, इसके साथ एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर लगा दिया। कुल C1 क्या है और C2 भी क्या है, C, मतलब दोनों की कैपेसिटी क्या है, यहां देखो ये बहुत मेन चीज है, दोनों की कैपेसिटी क्या है, इक्वल है। अब ये चार्ज समझ रहे हो ना, इस चार्ज को अपने सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, क्या क्या सेक्रीफाइस, अपना इसे एनर्जी दो, अपनी इसे चार्ज दो और अपना इसे पोटेंशियल दो। जो भी इसके पास 3 है, खाने की कैपेसिटी खुद की होती है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या थी, C, इसकी भी कैपेसिटी C है, दोनों की खाने की कैपेसिटी है, पर वो तो भूखा है, सही है। अब इसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, तो मैं बता देता हूं। अब फाइनल में, अब हम फाइनल लिखेंगे, क्या लिखेंगे फाइनल में, फाइनल में क्या हुआ, फाइनल एनर्जी, ठीक है, पहले फाइनल एनर्जी बाद में, ऑन C1 ऑन C2, पहले लिख रहे हैं चार्ज, क्या लिख रहे हैं, चार्ज। C1 पे चार्ज कितना हो गया, दोनों पे Q/2 क्यों हो गया, दोनों पे सेम क्या है बताओ, सेम क्या है, कैपेसिटी, तो दोनों बराबर चार्ज बांट लेंगे, दोनों ने बराबर चार्ज बांट लिया। अब दोनों पर पोटेंशियल कितना होगा बताओ, V/2 और V/2, ये पोटेंशियल है इन दोनों पे, और दोनों पर एनर्जी E/4, एनर्जी E/4। समझना कैसे, मैं आपको 3 फॉर्मूले बताऊंगा और तीनों से हमें पता लगेगा दोनों पे एनर्जी E/4। ऑन ईच, ऑन, ये वर्ड लिखना, ऑन ईच, E/4, ये लिखा, ये बनाया, ये किसका है, फाइनल, आफ्टर डिस्कनेक्शन ऑफ बैटरी, आफ्टर डिस्कनेक्शन ऑफ बैटरी, आफ्टर डिस्कनेक्शन ऑफ बैटरी, चार्ज इन पे E/4 कैसे हुआ, ये अब हम प्रूफ करेंगे, वो भी 3 फॉर्मूलों से, किससे, क्योंकि एग्जाम में कोई उन तीनों में से कोई भी लगा सकते हो। आ रही है, क्या रहेगा, पहले सारा V इसके पास था, Q इसके पास था, E इसके पास था। आ रही है, अब दोनों ने बिल्कुल, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी सेम है, दोनों ने सब कुछ बराबर डिवाइड कर लिया, चार्ज भी पोटेंशियल भी, पर एनर्जी क्या रह गई, E/4। अब तुम्हें समझना है बाकी की एनर्जी कहां गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी, बाकी की एनर्जी निकालना। ये भी कॉन्सेप्ट 1 ही चल रहा है, क्या चल रहा है, कॉन्सेप्ट 1। हो गया, चलो अब समझाता हूं तुम्हें ट्रिक इसके पीछे की। पहले तो मैं एनर्जी के 3 फॉर्मूले लिखता हूं, एनर्जी फॉर्मूला,
यू एनर्जी को किससे शो करते हैं? यू, क्योंकि ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी? स्टोर्ड फॉर्म में रहती है। पहला होता है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू स्क्वायर बाय, फिर दूसरा फॉर्मूला सेम आप ये भी लगा सकते हो, सी वी स्क्वायर एनर्जी का, और एक और रहता है क्यू वी बाय 2। बताओ कब कौन सा लगाना है? जब चार्ज और कैपेसिटर दे रखा हो तब ये, जब पोटेंशियल और कैपेसिटर दे रखा हो ये, और चार्ज और पोटेंशियल दे रखा हो। लिख लिया 3 फॉर्मूले। ये तीनों किसके फॉर्मूला है? एनर्जी के फॉर्मूला है। प्लीज यार ये टेबल बनाई आपने, ये फाइनल टेबल है, इनिशियल नहीं है, फाइनल है। प्रूफ करने में ना, जब चीजें प्रूफ हो जाती है ना हमने आपसे, तब सबसे ज्यादा मजा आता है। सबसे मजेदार क्वेश्चन होते हैं प्रूफ वाले, मैथ्स में भी होता है ना प्रूफ वाले, मुझे सबसे मस्त वही लगता है। और नहीं भी हो रहा है तो आखिरी में हैंड्स प्रूफ। पता है कई बार कुछ क्वेश्चनों का ना उल्टा करना शुरू करना हैंड्स प्रूफ वालों को। मेरे पास एक शायद ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने रिजल्ट पहले ही लिख लिया था, उसके बाद उल्टा शुरू करा और क्वेश्चन तक ले आया। ऐसा भी होता है कई बार, ट्रिग्नोमेट्री वाले में करके देखना। वो आता है ना अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, फिर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स, tan वाले, इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला डालते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो हमें टेबल बताएगी। क्या बताएगी? टेबल। देखो इनिशियल तो एनर्जी यही रहेगी, इनिशियल तो यही रहेगी, इनिशियल इनिशियल इनिशियल, क्योंकि चार्ज भी पूरा है ना, पोटेंशियल भी पूरा मिलेगा, ये भी दोनों पूरे पूरे मिलेंगे। इनिशियल यही रहेगी, ठीक है। अब फाइनल क्या होगी पता है आपको? देखो फाइनल निकाल के दिखाता हूं, पहले इस फॉर्मूले से निकालते हैं। हाफ क्यू बाई 2 का स्क्वायर और 1 बाय सी। सी तो वही था, दोनों का सी कॉमन है, दोनों का सी कॉमन है, इसके पीछे रहता है 1 बाय सी कॉमन है, तो सी तो वही रहा। चार्ज क्या होगा? आधा क्यू। अब देखो क्या आएगा पता है इसका? 1 बाय 2 क्यू स्क्वायर बाय 4 सी। 4 नहीं आया टर्म, और क्या लिख सकते हैं बताओ? 1 बाय 2 क्यू स्क्वायर बाय सी। 8 नहीं करना, मैंने 8 क्यों नहीं करा? ताकि मैं देख सकूं कि इनिशियल ये थी और फाइनल में 1 बाय 4 आया, इसलिए मैंने आपको इसको 8 नहीं करना, नहीं तो आप देख नहीं पाओगे इनिशियल और फाइनल में डिफरेंस। दोनों का रेशियो करेंगे ना तो ये से ये कट जाएगा और 1 बाय 4 रह जाएगा। क्या इससे भी वही होगा? इससे भी करके देख सकते हो। v बाई 2 का होल स्क्वायर, इसमें डलेगा v बाई 2 का होल स्क्वायर, और क्या आएगा बताओ? v बाय 2 का होल स्क्वायर, और तो यार तुम 1 बाय 4 सी वी स्क्वायर बाय 2। तो ये वाला 2 तो वैसे ही रहेगा, यहां 2 डालेगा ना v बाय 2 का होल स्क्वायर, तो वो 4 हो गया, और वो 2 तो 2 रहा ही, फिर आया नहीं 1 बाय 4। अब यार इसमें अगर डाले, इस वाले में q भी 2 v भी, समझे नहीं तुम लोग? कौन समझ गया मेरी बात? तीसरे वाले की लिए कैसे होगा बताओ? q बाय 2 बाहर ले लो, q बाय 2 और v भी, तो 1 बाय 4 क्यू वी बाय, ये फिर से 4 आ गया। आ रही है समझ में आई बात? दोनों में 2 डलेगा ना, ये देखो ना, समझ पा रहे हो? तीनों से प्रूफ नहीं होया कि एनर्जी ऑन ईच E बाय 4 हो जाएगी, E बाय 4। इसको अगर हम E लेट कर ले तो इसकी वैल्यू अगर हम डालेंगे यहां पर, तो ये क्या आएगा? ये पूरा E है, E बाय 4। हाँ, अब ये दोनों किसमें है? तुम बताओ किसमें? पहली बात तो ये बैटरी नहीं है यहां पर, तो आप सीरीज पैरेलल बता ही नहीं सकते। यहां सीरीज और पैरेलल इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि एक एज अ बैटरी काम किया है और एक एज अ
चार्ज और डिस्चार्ज हुआ है, आ रही है? तो यहां सीरीज पैरेलल क्यों नहीं लग सकता कॉन्सेप्ट? रीजन बताओ। क्योंकि इनको कोई एक पर्टिकुलर बैटरी ही नहीं है, ये सिर्फ एक जस्ट क्या है, कनेक्शन, ना पैरेलल ना सीरीज। और एक और बात है ना, पोटेंशियल भी सेम है, चार्ज भी सेम है। ऐसा किसमें होता है? पैरेलल में हमने सुना है कि पोटेंशियल सेम रहता है, चार्ज अलग रहता है, और उसमें सुना है हमने पोटेंशियल अलग, या तो सब सेम आ रहा है। दिमाग की कंफ्यूजन। इसीलिए ये सिर्फ ऐसा कॉन्सेप्ट समझो, इसको अलग ही लिया है मैंने इस कॉन्सेप्ट को, ना पैरेलल ना इसको, नहीं तो मैं पैरेलल सीरीज में करवाता। अब सुनो सुनो सुनो, अब एकदम थोड़ा सा एक पॉज रखो, 2 सेकंड का पॉज रखते हैं। 2 सेकंड का पॉज हो गया। अब देखो क्या करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एनर्जी, फाइंड द एनर्जी, ठीक है, ऑफ ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड द एनर्जी। जब ये पूरा कांड हो गया उसके बाद बोलेंगे फाइंड द एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर। ईच पे कितनी है? और एक आता है होल सिस्टम, पूरे सिस्टम की, तो E/4 और E/4 कितना होगा? E/2। एग्जाम में यही यार थोड़ा सा याद रखना, ऑन ईच कैपेसिटर बोले तो E/4, और अगर दोनों का सिस्टम बोले तो E/4 व्हाट क्या हो गया? 2E/4, और क्या गया वो? E/2। स्टार्टिंग में तो E ही थी, स्टार्टिंग में तो एक सिस्टम की E थी, अब कितनी रह गई? पूरे सिस्टम की E थी, और अब पूरे सिस्टम की क्या रह गई? E/4, सॉरी E/2। तो वो बाकी की E/2 कहां गई? वो पता है कहां में? नहीं, वो पता है किस में चेंज हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। पहले कैपेसिटर को आपने पूरी E दी थी, उसने अब अपने चार्ज भेजने में भी तो कुछ एनर्जी लगाई होगी। तो हमेशा रखना, चार्ज भेजने में वो जो E/2 है टोटल सिस्टम की ये तो अब स्टोर्ड फॉर्म में रहेगी, और E/2 किस में चेंज होगा? जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो जो लॉस्ट एनर्जी थी वो कहां गई? दैट विल चेंज इनटू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करके आना पड़ेगा ना, या वहीं आ जाएंगे वो, तो थोड़ी एनर्जी उस मोशन में लग जाएगी। क्वेश्चन सही है? ठीक है, पहला अब एक क्वेश्चन उठा ही लेते हैं इसके ऊपर। सर्किट पूरा खत्म, क्योंकि एनर्जी कम होती जा रही है, तो एक दिन मतलब सर्किट पूरा खत्म हो जाएगा ना। क्यों? एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है ना, ये स्टोर्ड फॉर्म में हमेशा E/2 तो रहेगी जब तक आप इन्हें दूसरों को से कनेक्ट ना करो, किसी और दूसरों से। सही है? लेट्स टेक एन क्वेश्चन। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं मजेदार। अब 7th क्वेश्चन, डायरेक्ट किस बात है? 7th पे। अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी। 7th क्वेश्चन देखो, आपको मिला नहीं आज? ये लो, और किसी को चाहिए वाला? सही है। 7th, a capacitor is charged by a battery, the battery is removed and another identical uncharged, क्या वर्ड है? another identical uncharged capacitor is connected in parallel। समझ में आया? उन दोनों को इस तरीके से, यहां पे पैरेलल का मतलब पैरेलल कनेक्शन नहीं है, दोनों आपस में ऐसे पैरेलल में लगा दिए, यही दिक्कत है। यहां पैरेलल कनेक्शन मत समझना, दे कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इसका आंसर क्या होगा? डिक्रीज बाय फैक्टर 2, इंक्रीज बाय फैक्टर 2, रिमेन दी सेम, या इंक्रीज बाय फैक्टर 4। कुछ बच्चे तो 4 लिख देंगे, 4 E/4। फिर इसका आंसर क्या है? इसमें एक और ऑप्शन इनको दे सकते थे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, डिक्रीज बाय फैक्टर 4। अगर डिक्रीज बाय फैक्टर 4 डाल देते तो लोगों को लगता है अरे हाँ सर ने बताया था E/4 और E/4, वो तो ईच था ना, टोटल कितना है? तो इसका सही आंसर क्या है? ए ही आंसर है। हाँ, इंक्रीज बाय 2, डिक्रीज बाय फैक्टर 2, ए ही इसका आंसर है। एकदम कंफर्म रहना। और कई बार तुम्हारा ना बहुत अंदर का दिल बोल रहा होगा बार बार
कि यही है, और तुम तो कई बार आपका दिल सही बोल रहा होता है और बाजू वाला या कुछ और मेरे साथ, मैं बता दूंगा आपको, मैंने बताया मेरे साथ एक केस हुआ था किचऑफ वाले में, मेरा आंसर सही था और पीछे से बोला भाई 22/7, मेरा आया था 21/7 जो कि आने वाला था 3, और उसने मुझे बोला सर 22/7 आ रहा है भाई पक्का। मैंने कहा यार किचऑफ में हो सकता है आ जाए ऐसा आंसर, और मैं कैसे भी करके ले आया 22/7। अब इसमें हमने कॉन्सेप्ट 1 पढ़ा, अब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट 2। कॉन्सेप्ट 2 पढ़ने के लिए डायरेक्ट एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, डायरेक्ट, समझ में आया? डायरेक्ट क्वेश्चन अगर लें अपन तो कौन सा है? इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 बेस्ड होगा। क्या होगा? अब मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसके ऊपर कौन सा बेस्ड होगा? 6। आ रही है बात समझ में? अनामिता आवाज आ रही है? अनामिता, वेरी गुड। लेट्स डू इट। तैयार हो? इस बार केस फर्स्ट, समझ लो, कॉन्सेप्ट 2 का केस फर्स्ट। हमने 2 कैपेसिटर लिए, एक C1 है और एक, दोनों ही अलग अलग कैपेसिटी का, सेम नहीं, अलग अलग कैपेसिटी का कैपेसिटर लिया, और दोनों में अलग अलग क्या लगाई? V1 और V2। समझना, 2 अलग अलग कैपेसिटर है, दोनों को अलग अलग चार्ज किया, दोनों को अलग अलग। फिर हमारा मन नहीं भरा। क्या नहीं भरा? मन नहीं भरा। हमने कहा यार ये दोनों चार्ज हो गए, क्या हो गए? इनकी बैटरी हटाओ, इन दोनों को क्या लगा दो? आपस में लगा दो। क्या क्या? C1 और, अब बताओ ये कितना पोटेंशियल स्टोर कर चुका होगा? V1। और ये कितना? ये दोनों V1 और V2 कहां से स्टोर किया था इन्होंने? दोनों को पहले पिछली बार क्या करा था? एक को चार्ज करा था, दूसरा चार्ज नहीं था, पर इस बार दोनों को चार्ज करा और आपस में जोड़ दिया कि लड़ो। क्या करो? लड़ो। लड़ने के लिए छोड़ दिया। अब फॉर्मूला क्या रहता है इस केस में? तो जब दोनों को अलग अलग जोड़ा था तब तो आपको पता ही है क्या रहेगा? Q = C1V1, और Q2 निकालना क्या होगा? C2V2। क्यों? पहले तो अलग अलग इंडिविजुअल है, इसका चार्ज अलग स्टोर होगा, इसका अलग होगा, Q1 और Q2। और एनर्जी भी क्या होगी बताओ इसकी? U1, इसकी एनर्जी कैसे निकलेगी? U1 की फर्स्ट की एनर्जी कैसे निकलेगी बताओ? हाफ। 3 फॉर्मूले हैं, कितने हैं? मेरा फॉर्मूला है Q1² और इसके लिए U2 क्या रहेगा? हाफ Q2² अरे सब में इंडिविजुअल अपने अपने फॉर्मूले लग गए, एनर्जी का भी और चार्ज का भी। लिखो केस 1। केस 2 में उन दोनों का आपस में ही जोड़ दिया और बोला लड़ो मरो। दोनों चार्ज थे, टकराओ आपस में। पागल होता है ना एक साइंटिस्ट, कैसी कैसी चीजें छोड़ता है। साइंटिस्ट भी सब कुछ करते हैं लाइफ में, हीरोगिरी भी और विलनगिरी भी। जो RDX बना था ना, जो बेसिकली मारने के लिए वो एक केमिकल टाइप, वो उसके बारे में पढ़ोगे ना तो पता लगेगा वो किसी ने जानबूझ के बनाने की कोशिश नहीं करी थी। वो बनाने कुछ और जा रहा था, लाइफ सेविंग बनाने जा रहा था, और उससे डायनामाइट बन गया।
लाइफ सेविंग चीज बनाने जा रहा था और बन गया डायनामाइट। और उसको मुंह मांगी कीमत दी लोगों ने, क्योंकि उस टाइम न्यूक्लियर एनर्जी नहीं थी। तो लोग सोचे थे कि डायनामाइट मारेंगे और हथियार लेंगे अलग अलग कंट्रीज को। पहले यही तो, बम ही तो फेंकते थे पहले। तो उसे मुंह मांगी कीमत दी। अब वो बंदे ने कहा यार मेरी तो गलती हो गई मुझसे, मैंने पैसे भी ले लिए। तो उसने समझ में आया कि मैंने लाइफ क्या बना दी है। तो उसने वहीं पे सोचा कि एक दिन ऐसे मारते मारते तो पूरी अर्थ खत्म हो जाएगी। उस टाइम में इसरो बहुत गरीब था, तो उसने अपनी सारी फंडिंग इसरो को दी। उसने कहा मैंने गलत तो कर दिया है, लोग अब ऐसे ही आपस में बम बनाते रहेंगे आगे फ्यूचर में भी और लड़ेंगे आपस में। पहले कम से कम तलवार वलवार से तो लड़ते थे, अब तो डायनामाइट फेंकने लगे। तो उस इंसान ने सारी अपनी बोला कि जितने भी मेरे पास इतने पैसे मिले, मुझे इतने पैसे मिले हैं कि इसरो बहुत अमीर हो जाएगा। तो अपनी सारी संपत्ति इसरो को दी कि तुम अर्थ छोड़ के निकल जाना। समझदार लोग सारे अर्थ छोड़ के निकल जाना, क्योंकि यहां आपस में लोग अब लड़ेंगे कुत्तों की तरह। तो और इसरो क्या कर रही है, एक दिन पता है क्या आएगा, चाइना गुस्सा आएगा, उसने न्यूक्लियर चला दिया। तुम WW84 देखना, क्या है W, वंडर वुमन वाली 84, वो उसी के ऊपर बेस्ड है। आपस में सारे लड़ते हैं, मिसाइल इन्होंने भी चला दी, इन्होंने भी चला दी, मरो। सही है, जो समझदार लोग हो गए वो चले जाएंगे अर्थ को छोड़ के, क्योंकि ऐसे ही जितनी भी फ्यूचरिस्टिक मूवी होती है ना, उस सब में यही दिखाया है कि हमने अर्थ को इतना मारम पिटी करी है। वो जो आपने मुझे दिखाई थी वो रोबोट वाली, उसमें भी तो यही था। तो अर्थ छोड़ के चले जाना, यही तो है मेन रीजन स्पेस में जाने का, क्योंकि कब किसका दिमाग घूम जाए, समझ में आ रहा है। हाँ, सोचो हिटलर के टाइम पे न्यूक्लियर बॉम्ब होते चलो मारो। हाँ, और तो हम अब क्या करते हैं, दोनों को साथ में जोड़ते हैं। इसके पास अपना कैपेसिटेंस C1 है और पोटेंशियल V1 है, इसके पास C2 है। और तो अब आता है V नेट पोटेंशियल। क्या निकालते हैं हम, नेट पोटेंशियल, V नेट पोटेंशियल। और वो होता है C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। मजा आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगाओगे ना मजा आ जाएगा। नेट के पोटेंशियल निकालने का, नेट पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अब, C1V1 C2V2 बाय C1 प्लस C2। पता है ये है ना सेंटर ऑफ मास वाले जैसा है। सेंटर ऑफ मास वाले में ऐसा होता था M1x1 प्लस M2x2 बाय M1 प्लस M2। याद आ रहा है, दो अलग अलग है, दोनों आपस में दो मास हमने बिठा दिया, वो दोनों झूला कर रहे हैं, तो उसमें यही फॉर्मूला लगता था। सेम वैसा ही है ये भी, C1V1 C2V2 बाय C1 प्लस C2। सही है, डायमेंशनली भी करेक्ट है। क्या है, फैरेड फैरेड, यहां पे भी फैरेड फैरेड कट जाएगा तो वोल्ट ही बचेगा। डायमेंशनली करेक्ट जानते हो करना, नीचे भी फैरेड आएगी एक यूनिट, ऊपर भी फैरेड और वोल्ट दोनों आएगी, तो फैरेड से फैरेड कट जाएगी तो वोल्ट बच जाएगी। तो ये फॉर्मूला ऐसे याद रखते हैं लोग। और इसके अंदर आता है एनर्जी का चेंज। क्या आता है, जैसे पिछली बार हमने एनर्जी का चेंज निकाला था, E/4 E/2 आया था, इस बार एनर्जी का चेंज कैसे निकालेंगे, करें तो आएगा हाफ। सही है, C1 C2 बाय C1 प्लस C2, V1 का स्क्वायर माइनस लिखो। रुको, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लगता है कर दिया मैंने। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस होल स्क्वायर। V क्या होगा, पोटेंशियल 1, और V2 क्या होगा, पोटेंशियल 2। ये वाला है, तुम लोगों को दिख रहा है जिया? सही है। क्या इनकी पूरी डेरिवेशन होगी, पहले जैसे होता नहीं है, इनिशियल निकालेंगे, फाइनल निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे और आंसर आएगा।
चेंज इन एनर्जी, चेंज एनर्जी, इनिशियल फाइनेंस निकाला, फिर उनको माइनस करके प्रूफ आ जाएगा। एक बार घर पे ट्राई करना, नहीं तो हम लोग अब हमारे पास टाइम थोड़ा सही भला है 4 महीने, तो मैं कोशिश करूंगा इस महीने में आपका सेमीकंडक्टर करवा के रिवीजन आपकी स्टार्ट करूं दोबारा से। 100% इस बार तुम लोग बहुत यार, एक इन 4 महीने लग के मेरे साथ मेहनत कर ली ना तुम लोगों ने, सबके 95 ऊपर ही आएंगे, 95 से ऊपर, किसी के नीचे नहीं है, क्योंकि फिजिक्स लोग समझते नहीं है। अगर समझ लेना तो सबसे आसान होता है फिजिक्स का पेपर, सबसे सही, मजा आता है करने में। केमिस्ट्री में और रिएक्शन इतनी ये वो, कोई कौन याद रख लेगा पी ब्लॉक को, इतने घटिया चैप्टर को कोई याद कैसे रख लेगा, मुझे समझ में ना आता। इतनी रिएक्शन है उसमें, मैंने एक दिन है ना सारी बैठ के रिएक्शन लिखी थी, 160 से ऊपर जा रही थी। जब मैं अपने 12th में था, मैंने ना जितने भी सैंपल पेपर उनमें से रिएक्शन लिखता था कितनी आ रही है, हर कोई अलग आ रही है। पी ब्लॉक में तो तुक्का ही चलता है कि तुम्हारा तुक्का सही हुआ तो ऐसे ऐसे, तो उसमें होता है XR2O2 पता नहीं क्या क्या। मजा लेते हैं हम क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 निकालो, क्या निकालना है हमें? 6, a capacitor of 2 microfarad is charged as shown in diagram. Switch S is turned to position 2. ठीक है, अब क्या एनर्जी, कितनी परसेंटेज एनर्जी की खर्च हो जाएगी, डिसिपेट हो जाएगी। डिसिपेट मतलब डेल्टा यू निकालना है हमें। क्या निकालना है? या एनर्जी डिसिपेट का मतलब क्या है, कितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है, पता है कैसे सेम क्वेश्चन है? ये कितना है 2 माइक्रोफैरेड, ये कितना है 8 माइक्रोफैरेड, और यहां एक लगी पड़ी है क्या, बैटरी। वन और 2, ये 2 है ना, ठीक है, यही है बिन पैंदे का लौटा, यही है खतरनाक। इसके पास एक स्विच है जो 1 पे भी लग सकता है, और कितना चंट है ये, अपने आप को 1 पे भी लगा सकता है और 2 पे भी लगा सकता है, बड़ा चंट है ये। तो पहले अपने आप को 1 पे लगाएगा, किस पे लगाएगा? हमें ये V दिया नहीं है, सिर्फ किस फॉर्म में दे रखा है, V दिया है, तो पहले ये अपने आप को इस पे लगाएगा, फिर ये अपने आप को उस पे लगा देगा, और अपने आप को इसके साथ जोड़ लेगा। पहले बैटरी से चार्ज होगा, फिर अपने आप को उससे जोड़ेगा, चंट है। तो पहले हम इसकी स्टार्टिंग की एनर्जी निकाल लेते हैं, इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, U इनिशियल इज इक्वल टू हाफ, चार्ज नहीं दे रखा मेरे पास, चार्ज नहीं है, तो मैं V वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, 2 माइक्रोफैरेड इंटू V स्क्वायर। मैंने कौन सा लगाया, हाफ C, V का V है, V का V है, और ये कैपेसिटेंस कितना है 2, क्योंकि यही चार्ज हुआ है, इस बेचारे को चार्ज होने का मौका ही नहीं मिला। अब ये अपना बांटेगा उससे, तो बताओ क्या आंसर आएगा इसका? 2 से 2 भाड़ में जाए, इसका आंसर पता है क्या आएगा, V स्क्वायर माइक्रो जूल। माइक्रो जूल क्यों? माइक्रो ये रहा, अब फैरेड तो लिख नहीं सकते, इसका भी वोल्ट तो होता है, तो माइक्रो जूल क्योंकि एनर्जी है, ये लिख लो V स्क्वायर माइक्रो जूल। ये इनिशियल एनर्जी है इसकी, हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी के 3 फॉर्मूले होते हैं ना, एक Q वाला और एक V वाला और एक दोनों Q और V। मैंने हाफ CV स्क्वायर ये फॉर्मूला लगाया है, आया समझ में? हु गॉट दिस? तो हमें मिल गया, ये माइक्रो में क्यों है, सब माइक्रोज में,
आगे बढ़े करें, चलो। रेडी हो? पक्का? समझदार? कैपेसिटेंस 1 कितना है? 2 माइक्रोफैरेड। उसका खुद का वोल्टेज उससे कितना मिला? V। कैपेसिटेंस 2 कितना है? इसको V2 कितना मिला? 0 क्यों? बताओ V2 0 क्यों है? उसको कुछ मिला ही नहीं बेचारे को, नल्ला बैठा हुआ है, उसको कोई वोल्टेज नहीं मिला। तो अब हमारा फॉर्मूला है चेंज इन एनर्जी का। बताओ चेंज इन एनर्जी क्या होती है? हाफ C1 C2 बाय और क्या 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 V2 का स्क्वायर। लेट्स डू इट। हाफ का हाफ, बताओ ये कितना है? 2 और 8, 2 प्लस 8, 2 और 8, 2 प्लस 8। और V माइनस 0 का स्क्वायर क्यों? कुछ भी V माइनस 0, उसको कोई चार्ज होने का मौका मिला तो V माइनस 0। क्या आंसर आएगा बताओ? पहले ऊपर वाले का कितना आ रहा है? 16 बाय, मुझे तो 16 बाय 20 लगता है भाई। क्यों बताओ 16 बाय 20 क्यों? 10 और 2 20, V स्क्वायर। और तुम्हें पता है यहां 2 बार माइक्रो था, यहां तो माइक्रो ऐड हो रहा है, यहां माइक्रो मल्टीप्लाई हो रहा है। तुम एक बात बताओ, यहां 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 की पावर -12, और नीचे ऐड हो रही है तो 10 की पावर 6 ही आएगी। तो 10 की पावर ऊपर -12 है, नीचे 10 की पावर 6 है। -12 -6, एक 6 कट जाएगा, एक अभी भी बचेगा। अगर तुम यहां माइक्रो डालोगे ना तो यहां 10 की पावर -12 आएगा और यहां नीचे 10 की पावर -6 आएगा। तो उससे एक माइक्रो, अभी भी एक माइक्रो बचा हुआ है ना। इसका आंसर पता क्या आएगा? मैं बता देता हूं आपको। इसका आंसर आएगा 4 की टेबल से जा रहा है, 4/5 यही आ रहा है। V स्क्वायर माइक्रो, इसमें भी माइक्रो जूल आएगा। आया कि नहीं आया? करके देखना यार घर पे भी एक बार, दोबारा जाके मजा आएगा। तो हमारा इनिशियल आ गया, फाइनल आ गया। अब बताओ दोनों को अगर डिवाइड कर दे, होता है ना ओरिजिनल बाय चेंज। ओरिजिनल बाय चेंज कभी सुना है? एक परसेंटेज आता है, फॉर्मूला बच्चों को सिखाया जाता है। मैं आपको बता दूं, जब भी आपको परसेंटेज निकालना हो तो फिजिक्स में एक एरर वालों ने बताया भी था, डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100। डेल्टा x बाई एक्स याद है? परसेंटेज वाला थोड़ा बहुत तो याद होगा 11th का कुछ। डेल्टा x बाय एक्स, चेंज इन समथिंग बाय ओरिजिनल, चेंज इन समथिंग बाय ओरिजिनल। एनर्जी निकाली थी हमने, क्या थी? बता दो यार, मजा आएगा। कोई नहीं बताता यार। चेंज बाय ओरिजिनल इंटू परसेंट करने वाले हैं 100 निकालने के लिए। तो बताओ कितना आएगा? चेंज है V स्क्वायर माइक्रो जूल, और ये कितना है? सॉरी गलत कर दिया मैंने। ऊपर लिखेंगे ना चेंज 4/5, नीचे लिखेंगे ओरिजिनल। ये से ये कट गया, माइक्रोजूल से माइक्रोजूल, V स्क्वायर से V स्क्वायर कट गया। 4/5 इंटू 100 भी तो करना है अभी, तो कितना आएगा? ये तो 80%। किसका आ रहा है? 80% एनर्जी वेस्ट कर दी हम लोगों ने। कितनी? 80%। और वो किस में चली गई? जो इसने कांड करे ना, यहां से यहां ले जाके ये गलत चीजें करी है, उसमें। आई समझ में बात? सच बताओ यार, सही था ना? दोनों फॉर्मूले लगे हैं इसमें। जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था वो अलग था, और ये वाला जो करा उसमें अलग ट्रिक लगी है। इसलिए मेरा थोड़ा एनर्जी पे ज्यादा क्या है? फोकस। आ रही है? चलो 80% है इसका आंसर। इसमें ये और लिख लेना कि जब भी परसेंटेज निकालना हो हमारे पास तो हमें यूज करना चाहिए डेल्टा U बाय U इंटू 100। ये लिखिए कहीं,
ये और भी जगह काम आएगा, मतलब ये तो बेसिक है, बहुत जगह काम आता है ये डेल्टा यू बाई यू, या डेल्टा अगर फोर्स का है तो डेल्टा एफ बाई एफ, वोल्टेज का है तो डेल्टा वी बाई वी, वैसे